हेलो साथियों। आज ये हम लोगों का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड्स। इसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे, तो एक एक करके देख लेते हैं फास्ट इसको। देखिए, कार्बोक्जिलिक एसिड्स डू नॉट गिव रिएक्शंस टू कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जैसे केमिकल रिएक्शन देते थे। कार्बोनिल ग्रुप कौन से हैं? तो जो आपने पढ़ा था, ये एल्डिहाइड में और कीटोन में और एल्डिहाइड में जो आपने पढ़ा था, तो ये ग्रुप जो कहा जाएगा ना, ये वाला ग्रुप, यही आपका क्या कहा जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप कहा जाएगा। ठीक, तो ये कार्बोनिल ग्रुप के समान जो हैं कार्बोक्जिलिक एसिड रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि कार्बोक्जिलिक एसिड में क्या होता है? कार्बोक्जिलिक एसिड में आप जानते हैं, इसमें ये ग्रुप होता है, तो इसे आप कार्बोनिल ग्रुप नहीं कह सकते, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए, इसको आप कार्बोक्जिलिक क्यों बोलते हैं, ये तो बताए थे आपको, क्योंकि इसमें कार्बोनिल और हाइड्रॉक्सिल है। क्या क्या है? कार्बोनिल और हाइड्रॉक्सिल दोनों ग्रुप हैं। तो इसलिए देखिए, इसको आप कार्बोक्जिल क्यों कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, यहाँ से देखें, कार्बो यहाँ से ले लेते हैं और जिल आप यहाँ XY, यहाँ से XYL, तो इसी को आप कार्बोक्जिल बोल देते हैं, है ना, COOH को। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसमें। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये कार्बोक्जिलिक एसिड डू नॉट गिव रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के समान ये रिएक्शन नहीं देते। इट इंटर्स इनटू रिजोनेंस विथ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप जो आप देखते हैं ना, वो रिजोनेंस में चला जाता है, इसलिए उस तरीके का रिएक्शन नहीं देता। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे RCOOH, सोडियम के साथ क्रिया करवाएं, सिंपल, केवल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और वहाँ सोडियम जुड़ जाएगा, तो सोडियम जुड़ जाएगा। तो ऐसे आप अगर जैसे CH3COOH के साथ क्रिया करवाते, तब तो सोडियम एसीटेट हो जाता, है ना। तो अब यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, तो RCOONA ग्रुप हो जाएगा। ऐसे जिंक से क्रिया करवाएंगे, तो जिंक की संयोजकता 2 होती है, तो होल्टवाइस के रूप में ये जोड़ेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। ऐसे ही अन्य वैसे क्रिया करवाएंगे तो फिर वाटर निकल जाएगा और यही सोडियम जुड़ जाएगा H के स्थान पर। ठीक, NaHCO3 के साथ क्रिया करवाएंगे तो ठीक सेम, लेकिन यहाँ जैसे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के आ जाने से CO2 गैस और H2O ये निकलेंगे। Na2CO3 देखिए, यह कार्बोनेट है, ऊपर वाला बाइकार्बोनेट, तो CO2 H2O निकलेगा और साथ में ये सोडियम का साल्ट बनेगा, कार्बोक्जिलिक साल्ट। सिंपल है इसमें। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कि इसमें रिजोनेंस होता है, आप देख पा रहे होंगे, ये है। अब ये OH का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन देखिए रिजोनेंस करता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड है ना। पार्शियल डबल बॉन्ड देखिए, ये रियल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ऐसे मिलेगी, RC, ये ऑक्सीजन और यहाँ देखेंगे ना, तो थोड़ा सा कलर इसका चेंज करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ ऐसे पार्शियली, देखिए ये पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। ठीक, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो इसीलिए ये थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, इनका क्वथनांक भी उच्च होता है अल्कोहल की तुलना में, पढ़े थे इसके पहले आप। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है। अब थोड़ा सा एक ये आर्डर देखिए ज़रा, है ना, इससे ये पता करेंगे कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। देखिए दी स्ट्रेंथ
of the acid is expressed in term of the dissociation constant यानी Ka, also called acidity constant। Ka को acidity constant कहते हैं। A मतलब acidity, K मतलब constant। A स्ट्रांगर एसिड है जो हायर Ka, जिसका Ka ज़्यादा होगा। आप कह सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Ka आप कहेंगे एसिडिटी के, एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन pKa जो होता है, pKa यह क्या होगा, इसके ऊपर लिख दे रहे हैं, यह इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर pKa वैल्यू ध्यान दें जितना कम रहेगा उतना ही एसिडिक ऑर्डर जो होगा यानी एसिडिटी उतनी उसकी क्या होगी, ज़्यादा। याद रखे रहना है, ये इसके इन्वर्स होता है। लेकिन अगर K वैल्यू ज़्यादा होगा तब एसिडिटी जो होती है वह ज़्यादा होगी। pKa वैल्यू वहाँ पर कम रहेगा तभी ज़्यादा रहेगा ये एसिडिटी। तो इसके बेसिस पर आप याद रखे रहें। बट लेसर pKa वैल्यू, देखिए वही दिया है ना यहाँ, लेसर pKa वैल्यू होता है इसका। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डीस्टेबलाइजिंग द कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा कौन कि किस में प्लस आई इफेक्ट होता है, तो आप बताएंगे सी। जैसे जैसे आप चेन बढ़ाइए, C3H7 की ज़्यादा, उससे कम C2H5, उससे कम CH3, सबसे कम यहाँ हाइड्रोजन। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक, देखिए जब ये कम करेगा, जब ये C3H7 कम करेगा तो इसका मतलब है कि एसिडिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये कम इफेक्ट डालता है इसलिए ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए हाइड्रोजन है सर्वाधिक एसिडिक, CH3 है तो उससे कम यहाँ C2H5, COOH, और यहाँ पर इन सब में सबसे कम C3H7 COOH ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो इस तरीके से अब इसमें बहुत ज़्यादा वो देखना नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा समझना है। देखिए ये ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, 3 क्लोरीन यहाँ जुड़ा है, ध्यान दें। और यहाँ देखिए 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो अब बताइए, और यहाँ जब 3 क्लोरीन जुड़ गया तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन रहेगा। अब 3 क्लोरीन ज़्यादा खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो H+ को जल्दी रिलीज करेगा, अर्थात एसिडिक ऑर्डर इसका यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा। 2 क्लोरीन से एक अगर जुड़ा रहेगा तो उससे कम रहेगा, एक भी नहीं जुड़ा है तो उसका सबसे कम रहेगा। ठीक, अब इसी तरीके से देखिए जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग जोड़िए, ये तो पूरे ग्रुप सिमिलर हैं। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक, तो फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा इसलिए ये फ्लोरोएसिटिक एसिड जो है ज़्यादा होगा। फिर क्लोरोएसिटिक एसिड उससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ, उससे कम ब्रोमोएसिटिक एसिड, सबसे कम आयोडो। दिस इज बिकॉज -I इफेक्ट डिक्रीजेज इन ऑर्डर। कैसे -I इफेक्ट डिक्रीज करता है, या आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोल दीजिए। फ्लोराइड जो आयन होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोराइड उससे कम ये ब्रोमाइड आयन का, फिर आयोडाइड का। तो सिंपल है, इसे समझ रहिए। अब देखिए जैसा यहाँ डिस्टेंस पर भी डिपेंडेंट होता है। अभी यहाँ चेक करिए, देखिए बीटा कार्बन पर, ये तो अल्फ़ा कार्बन है। अब यहाँ अल्फ़ा कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ बीटा पर क्लोरीन जुड़ा है, तो डिस्टेंस बढ़ गई। तो जो नज़दीक होगा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए अल्फ़ा वाला ज़्यादा एसिडिक है। ठीक,
ऐसा क्यों हुआ? तो दिस इज बिकॉज माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस पर भी डिपेंडेंट होता है। तो अब देखिए एसिडिक, यहाँ जरा समझें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड्स दी पेरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली बेंजोइक एसिड विच इज ए वीकर एसिड। वीकर एसिड होता है कौन? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये अगर हम बेंजोइक एसिड लेते हैं तो उसमें अगर ये NO2 ग्रुप हम आर्थ्रो पर लगा दें, फिर मेटा पर लगाएं और फिर कहाँ लगा दें? पैरा पोजीशन पर। तो आर्थ्रो वाला क्या है, ये आर्थ्रो इफेक्ट यहाँ काम करता है, इसलिए सर्वाधिक एसिडिक ये हो जाएगा, सर्वाधिक एसिडिक। ऐसे ही मेटा वाला जरा देखें, मेटा पोजीशन पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इसके बाद डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये आएगा, तो ये एसिडिक हो जाएगा। और डिस्टेंस में ये ज़्यादा दूर है ना, ज़्यादा दूर है COOH ग्रुप से, और यहाँ उतना इफेक्ट नहीं क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है ना, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका इफेक्ट मेटा पर अधिक होता है, लेकिन ये आर्थ्रो इफेक्ट के कारण अधिक एसिडिक हो गया। तो इसलिए इसका एसिडिक ऑर्डर जो होगा वो आर्थ्रो का सबसे ज़्यादा, फिर मेटा का, फिर पैरा का। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं ज़्यादा अच्छा, है ना। और वैसे भी अगर आप इनका के वैल्यू देखें, के वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा, के वैल्यू जिसका ज़्यादा, तो यहाँ देखिए ये 35 32 दिया है और यहाँ इसका 600, तो ये इसका ज़्यादा ये एसिडिक नेचर शो करेगा, ये जानते रहना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ज़रा चेक करिए, देखिए यहाँ आर्थ्रो पोजीशन, फिर मेटा पोजीशन, फिर पैरा पोजीशन, वही डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस देख करके आप बता देंगे कि आर्थ्रो वाला ये, लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर ये बेंजोइक एसिड आ जाएगा, सिमिलर। ठीक, अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH, अब रिएक्शन में देखिए COH बॉन्ड ये पार्टिसिपेट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कब बनेगा? दो अणुओं को अगर आप ऐड करते हैं और हीट करते हैं P2O5 के प्रेजेंस में, तो वाटर निकल जाएगा। अभी जैसे यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ चेक करिए, तो इसका OH और इसका H, इसका OH और इसका H जाएगा, तो H2O यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये H2O निकल गया, या तो आप एसिड लीजिए H2SO4 हीट करिए, या P2O5, बस एसिड उसमें वाटर निकल जाएगा, और इसके बाद ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक, एनहाइड्राइड को सीधा लिख सकते हैं, या आप इसको और भी इस ग्रुप को पहले लाकर लिख सकते हैं। ठीक, अब स्टेरिफिकेशन देखिए, स्टेरिफिकेशन में क्या है, सिंपल, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है स्टेरिफिकेशन से क्वेश्चन। स्टेरिफिकेशन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि RCOOH, जैसे यहाँ देखें RCOOH, और एल्कोहल है ROH। ठीक, एसिड के प्रेजेंस में, ये तो उत्क्रमणीय क्रिया है, दोनों दिशा में होकर चलती है। ठीक, अब आप देखें, पूछा जाए कि ये एसिड है तो H+ देना चाहिए, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट है ये जानना है कि यहाँ का OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है, ये महत्वपूर्ण है। देखो ये यहाँ ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये H यहाँ से जाता है और ये इसका OH जाता है, क्यों जान रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए, जैसे ये वीक एसिड है ना, RCOOH वीक एसिड, दुर्बल अम्ल है, और वाटर के प्रेजेंस में अपना OH देता है और एल्कोहल अपना H, यानी ये एसिडिक नेचर शो करने लगता है और ये बेसिक नेचर शो करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में ये अपना H देगा और ये अपना OH, तो ये H2O निकल जाएंगे और इस तरीके से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये H2O यहाँ देख पा रहे होंगे। तो महत्वपूर्ण इसमें यह था कि OH कहाँ से निकलता है और H कहाँ से निकलता है, तो याद रखना है OH कार्बोक्जिलिक ग्रुप से निकलता है। ठीक,
ये जानना है। अब जैसे देखिए मैकेनिज्म यहाँ दिया गया है, मैकेनिज्म इसका समझिए ज़रा। कार्बोक्सिलिक एसिड लिए आप, H+, एसिड क्या करेगा, एसिड आपको पता है कि इसको लोन पेयर दे करके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखिए, लोन पेयर यहाँ देखिए, ये लोन पेयर यहाँ अटैक किया तो इससे कनेक्टेड हो गया, है ना। तो यहाँ देखिए जैसे OH ग्रुप यहाँ, और इसके बाद ये ओपन हुआ, ये वाला OH, ये OH अपना ओपन हुआ, और इसके बाद ये कनेक्ट हो गया R एल्किल ग्रुप आ करके इससे अटैच्ड हो गया। अब जैसे यहाँ ऐसे अगर ना समझ पा रहे हैं तो ये ऐसे समझें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अपना लोन पेयर ये आके दिया, तो ये लोन पेयर दे दिया, ठीक है, लोन पेयर आके दे दिया। अब आपने क्या किया था, एसिडिक मीडियम आपने लिया था, है ना, एसिडिक मीडियम। तो यहाँ भी एसिडिक मीडियम लिए थे तो आपका ये आके जुड़ जाएगा, और ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करके ये जुड़ गया। अब ये क्या करेगा कि इसमें यहाँ से चेक करिए, यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आने पर अनस्टेबल हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ये लिया यहाँ से, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, तो H+ अगेन रिलीज कर दिया, है ना, H+ अगेन रिलीज कर दिया, और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र इसमें होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। और इसके बाद ज़रा देखें, फिर ये लोन पेयर अपना दे करके इससे क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड करेगा, क्योंकि बॉन्डिंग यहाँ होगी तो ये OH ग्रुप निकल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं रह सकता, अनस्टेबल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये निकल गया। अब आप समझ गए होंगे क्या बना। तो यहाँ पर आपका ये OH ग्रुप, फिर इसके बाद H+ ये निकल जाएगा, क्योंकि आपने मीडियम लिया था H+ यानी एसिडिक मीडियम, तो H+ निकल गया, फिर एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ये थोड़ा सा आपको केवल इतना जानना है कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाएगा तो अनस्टेबल, तो वहाँ से OH ग्रुप निकल जाएगा, क्योंकि एसिड क्या करने आता है, OH ग्रुप को ही खाने आता है, तो OH ग्रुप को ये ले लेगा और इस तरीके से ये बाहर, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन विद PCl5 से क्रिया करवाइए, केवल OH ग्रुप को डिस्टर्ब करेगा, केवल OH ग्रुप, है ना। इसको आप एल्कोहल, फिनाल और ईथर वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। तो RCOCl, देखिए RCOCl, और ये इसको PCl5 को हीट करेंगे तो PCl3 बनेगा, और PCl3 बनेगा तो ऑक्सीजन ट्रैप कर लेगा, तो POCl3, ठीक, ये बनेगा। और एक क्लोरीन तो जाके यहाँ जुड़ गया, तो ये RCOCl बना, एक क्लोरीन H से क्रिया करके HCl। ऐसे ही यहाँ देखें ये भी बन जाएगा। और इसमें सिंपल ठीक उसी के समान रिएक्शन है, बहुत अलग से कुछ नहीं। अमोनिया से क्रिया करवाएंगे तो लोन पेयर देकर जुड़ जाएगा, फिर हीट करेंगे तो H2O निकल गया, तो ये एस्टेमाइड बन गया। ऐसे ही बेंजोइक एसिड के साथ अमोनिया क्रिया करवाएंगे तो पहले तो ये अमोनियम बेंजोएट बनेगा, फिर वाटर निकलेगा तो बेंजामाइड बन जाएगा। अब यहाँ देखिए ज़रा, ये आपका थैलिक एसिड है, इसके साथ अमोनिया क्रिया करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अमोनियम थैलेट बनेगा, फिर वाटर निकल जाएगा, तो ये आपका थैलेमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थैलेमाइड, ठीक, ये थैलेमाइड बन जाएगा, ये जानते रहिए। अब इसी तरीके से स्ट्रांग हीटिंग अगर करते हैं तो फिर देखिए यहाँ लास्ट में वही थैलेमाइड ही बन गया, और वो ऊपर वाला क्या था, थैलेमाइड तो है ही, वह वाटर के निकलने से थैलीमाइड बन गया, ठीक, थैलीमाइड अंतर है, जानते रहिए। थैलेमाइड में यहाँ देखिए अलग अलग ग्रुप हैं, अभी आप समझें। यहाँ देखिए थैलेमाइड है ये, और नीचे वाला क्या है, थैलीमाइड है। नीचे वाला ज़रा चेक करिए क्या है, थैलीमाइड है, तो NH ग्रुप आ जाएगा, ठीक। तो ये जानते रहिए। फिर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप में देखिए केमिकल रिएक्शन किस तरीके से इन्वॉल्व करता है। रिडक्शन आप करवाइए LiAlH4 ईथर के प्रेजेंस में, या फिर ये डाइबोरेन एसिडिक मीडियम में लेकर
तो ये इसको क्या करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। डिकार्बोक्जिलेशन, जैसे आप वही सोडा लाइम देखिए 3:1 लेंगे, NaOH को 3 अनुपात में, CaO को 1 अनुपात में हीट करेंगे तो जान रहे हैं एल्केन बनेगा और Na2CO3। जिस तरीके से आप मेथेन बनाते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ बन जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट में देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे आप रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस लेते हैं और ये हाइड्रोजन लेते हैं, वाटर के प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं, तो ये आपका यही हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कहलाता है ना। हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये अल्फ़ा, ये वाला कार्बन जरा चेक करिए, ये वाला, ये अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जानते रहिए। फिर आर्न्ड आइंस्टार्ट रिएक्शन जरा देखें, ये आर्न्ड आइंस्टार्ट रिएक्शन भी पूछा जाता है। इट इज मेथड ऑफ कन्वर्टिंग लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड टू देयर हायर होमोलॉगस। कार्बन की संख्या अगर बढ़ाना है तब आप इसका यूज करते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक के साथ PCl5 के साथ क्रिया करवाए तो RCOCl बना। इसके बाद CH2NH2 के साथ क्रिया करवाएंगे तो देखिए CH2NH2, ये तो आपका डाइएजो कीटोन बन गया। फिर वाटर के साथ क्रिया करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर देखें वाटर के साथ क्रिया करवाने पर ये आपको एक कार्बन इसमें देखिए और इसमें देखिए तो एक कार्बन बढ़ गया। तो आर्न्ड आइंस्टार्ट रिएक्शन में सबसे पहले PCl5 लेते हैं, फिर आप ये देखिए CH2N2 लेते हैं, फिर इसके बाद आपका ये एक कार्बन बढ़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जान रहे हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में आप देखेंगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में जैसे एसिडिफाइड KMnO4 या MnSO4 या HgCl2 या HG में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए KMnO4 MnSO4 में चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और आप HgCl2 लेंगे तो Hg मेटल ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो टॉलेंस रिएजेंट टू सिल्वर मिरर एंड फेलिंग सोल्यूशन टू रेड PPT एंड इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। इसको समझें। अब आपने कार्बोक्सिलिक लिया और HgCl2 लिया तो HgCl2 Hg में चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ Hg के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, HgCl2 में Hg के ऊपर +2, ठीक, लेकिन इस Hg में 0। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, है ना। तो ये बात थोड़ा समझना है। और जिसका हुआ, जिसका अपचयन हुआ वो तो क्या है, ऑक्सीकारक, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये अपक्षयक कहलाएगा। इसलिए इसको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कह रहे हैं। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये बिहेव कर रहा है। ठीक, ये जानते रहना है। अब देखिए आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड्स में अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक एसिड जो हैं वो देते हैं। आप यहाँ देखें, ये रिएक्शन देखिए क्लियर होगा। तो यहाँ देखिए बेंजोइक एसिड आपने लिया, फिर ब्रोमीन और कोई आप ये हेलोजिनेशन है, आप FeBr3 के प्रेजेंस में क्रिया करवाएंगे तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पर हमेशा ग्रुप जुड़ेंगे। HNO3 से आपने क्रिया करवाया तो NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। अभी आपने यहाँ सल्फोनेशन करवाया तो SO3H ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये COOH ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो जानते रहिए इसको। ठीक, अब यूज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कहाँ यूज होता है, जिससे आज समाप्त हो जाए। तो देखिए यूज
फार्मिक एसिड इज यूज्ड इन लेदर टैनिंग। लेदर टैनिंग में जैसे आप देखते हैं लेदर के जैकेट बनाए जाते हैं, लेदर के आप देखते हैं शूज, है ना, स्लीपर्स, तमाम सब बनाए जाते हैं। टेक्सटाइल देखें, टेक्सटाइल डाइंग एंड फिनिशिंग में एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेयान, रेयान फाइबर, रेयान रेशा बनाने में, एंड इन प्लास्टिक्स, प्लास्टिक बनाने में, इन रबर, रबर बनाने में, एंड सिल्क इंडस्ट्री, है ना, सिल्क यानी कि जो रेशे जहाँ बनते हैं वहाँ इंडस्ट्रियों में, कारखानों में यूज होता है। इन कुकिंग एंड इन विनेगर, है ना, सिरके में भी 8 से 10% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो सिरका कहलाता है। तो सिरका बनाने में बेंजोइक एसिड एंड इट्स साल्ट आर यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक में इसका यूज करते हैं। फार्मिक एसिड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, फार्मिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और यहाँ तक कि इन ये फार्मिक एसिड आप ये भी जानते हैं कि जैसे वो चींटी काटती है जो, तो यही फार्मिक एसिड ही छोड़ती है। तो ये यूज थे, इनको भी जानते रहिए। और अब आप ये सब रिएक्शन तो ऑलरेडी आप प्रॉपर्टीज इनके, अब ये तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, है ना, इनके डेरिवेटिव्स मिलेंगे। तो कार्बोक्जिलिक जो था वो समाप्त हुआ और यहीं तक आपके सिलेबस में है भी। तो ये चैप्टर आपका ये समाप्त हो गया है। ठीक, थैंक्स।